हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। इंडियन जीएस एक्सप्लोरेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूँ सूर्या सर, फरीदाबाद हरियाणा से, जो पिछले 5 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रहा हूँ। हम एक आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वीडियो क्लासेस आप सभी को यूट्यूब के द्वारा प्रदान की जाएंगी। इस चैनल पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, मैथ्स, बेसिक और एडवांस, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस, इसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इत्यादि की क्लासेस आप सभी को प्रदान की जाएंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज से हम बायोलॉजी की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो एंड लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन, और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात बायोलॉजी उस विज्ञान को कहते हैं जिस विज्ञान के अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1801 में दो वैज्ञानिक लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया। अगर हम सिंपल भाषा में बायोलॉजी की परिभाषा देखें तो बायोलॉजी प्राकृतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, प्राकृतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीव, जीवन, जीवन की प्रक्रिया,
का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में आप देखते हो कि किसी जीव की संरचना, उसके काम कार्यों, उसका विकास, उसका उद्भव, उसकी पहचान और उसका वितरण आदि के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में कई सारी शाखाएं आती हैं, जैसे कि एपीकल्चर, एपीकल्चर के अंदर हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं और फ्लोरीकल्चर के अंदर हम फूलों का अध्ययन करते हैं। तो ऐसे ही 12 से 15 शाखाएं हैं बायोलॉजी की। अब हम देखते हैं हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु एक ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने जंतु और पादपों का अपने अध्ययन के आधार पर 2 समूह में बांटा। कब 384 बीसी से लेकर 322 बीसी तक, यानी कि इनका जो जन्म हुआ 384 बीसी में, इनकी जो मृत्यु हुई 322 बीसी में। इन्होंने जीव विज्ञान को, यानी कि जीवों को दो समूह में बांटा। एक समूह था जंतु, दूसरा समूह था पादप। फिर जिस विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जूलॉजी। जू मतलब चिड़ियाघर। जिस विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। जैसे पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी बॉटनी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर हम इसी कड़ी में भारतीय वैज्ञानिकों की बात करें तो भारत में एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ मशीन द्वारा खोज करके पौधों को जीव विज्ञान के अंतर्गत रखा। जीव विज्ञान के अंतर्गत रखा। जिस वैज्ञानिक का नाम था, भारतीय वैज्ञानिक का नाम, उनका नाम है
जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी मेनली दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जूलॉजी जिसको कहते हैं जंतु विज्ञान, एक है बॉटनी जिसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतु जैसे गाय, घोड़ा, मानव इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत सभी जानवर आते हैं, जबकि बॉटनी के अंतर्गत सभी प्रकार के पेड़ पौधे जैसे नीम, बरगद, नींबू एट्सेट्रा। हालांकि जंतु उन जीवों को कहते हैं जो स्थानांतरित यानी कि लोकोमोशन गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। पादप उनको कहते हैं जो अपना पोषण करते हैं, श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, लेकिन अपने ही स्थान पर हिलते डुलते रहते हैं। वो कहीं नहीं जाते, मतलब कि लोकोमोशन गति नहीं करते हैं। शुरुआत में बायोलॉजी के अंतर्गत केवल जूलॉजी को ही रखा जाता था। बायोलॉजी के अंदर केवल जूलॉजी आती थी, मतलब पेड़ पौधे बायोलॉजी से बाहर थे। तो बायोलॉजी के पिता अरस्तु और जूलॉजी के पिता भी अरस्तु हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी इज अरस्तु। एंड जबकि बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब आप बोलोगी कि जीव ऐसा क्या काम करते हैं जिसे हम उसे जीव बोलते हैं? तो देखिए, जंतु या जीव जो होते हैं वो 4 क्रियाएं करते हैं मेनली। पहली क्रिया क्या है कि वो खाना खाते हैं, पोषण जिसको कहते हैं, पोषण खाना खाते हैं। नंबर 2, वो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। नंबर 3, उनके अंदर संवेदनशीलताएं पाई जाती हैं, सोचने विचारने की क्षमता होती है, अच्छा बुरा की पहचान करने की क्षमता होती है। नंबर 4, वो प्रजनन करते हैं, अपने जैसा नए जीव को जन्म देते हैं। ये सभी जीव होते हैं जिसके अंदर जंतु और पादप आते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले जूलॉजी।
तो जूलॉजी के अंतर्गत जो सबसे पहला चैप्टर है वो है सेल। सेल मतलब कोशिका, कोशिका। कोशिका क्या है? तो कोशिका एक लैटिन वर्ड सेलुला से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक छोटा कमरा। एक छोटा कमरा क्यों कह रहे हैं हम इसको? एक छोटा कमरा हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये जो कोशिका होती है अपने अंदर बहुत सारे अवयवों को रखती है, जैसे कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, बिक्यूल्स, गोल्जी काय, सेलुलोज, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम एट्सेट्रा। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डाल देते हैं कि कोशिका है क्या। तो कोशिका जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी अंग होती है, जो अपना प्रत्येक काम को कर सकती है। मतलब कि उन सभी अंगों में वो सबसे छोटा अंग जो अपना प्रत्येक काम को कर सकता है, इसे कोशिका कहते हैं। इसे शरीर की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं। लेकिन इससे छोटे अंग भी हैं, जैसे आरएनए, डीएनए, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, लेकिन ये यूनिट मतलब इकाई नहीं है। जैसे कि हम बात करें सेल, सेल मतलब कोशिका। कोशिका जीवन की इकाई कही जाती है, जीवन की इकाई, यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की इकाई कही जाती है क्योंकि ये अपना काम सारा खुद कर लेती है। जैसे कि मान के चलो आप किसी होटल में जाते हैं और उस होटल में आपको मिल रहा है दाल चावल और सब्जी, मान के चलो कुछ भी सब्जी वगैरह, ठीक है ये। और एक दूसरा होटल है, मान के चलो 7 स्टार होटल, तो उस होटल में आपको मिलते हैं 7 महाद्वीपों से संबंधित सामान मिलते हैं। कुछ भी लीजिए आप, नॉन वेज खाइए, वेज खाइए, सारा सामान वहीं पे मिल जाता है। अगर आप मिल जाता है तो यहाँ इसको क्या कहेंगे? एक अवयव है। मतलब यहाँ पे खाना मिल रहा है लेकिन सारा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये क्या है? एक यूनिट है। यहाँ पे सारा खाना मिल रहा है जो आपको चाहिए। अगर और एग्जाम्पल से समझें तो ये होगा कि मान के चलो एक है आई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बात करें, हॉस्पिटल सिर्फ आई का है, आई हॉस्पिटल। और एक दूसरा हॉस्पिटल है जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, आई का भी है, ईयर का भी है, कुछ भी आपको जो भी परेशानी हो उस सभी का इलाज उसके अंदर होता हो, तो इसको कहेंगे यूनिट। तो इसको कहेंगे, इसका अवयव, एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे?
इसे हम इकाई कहेंगे, इकाई। ठीक है ना। तो इसी वजह से ये क्या है, जीवन की इकाई। अगर अभी भी ना समझे हों तो देखिए, जैसे वी हैव a set A equal to A, B, C, दोबारा देखिए, A, E, I, O, U। तो जो AEIOU हैं, ये क्या हैं, ये सभी क्या हैं, एलिमेंट हैं। ये सभी क्या हैं, ये एलिमेंट हैं। ये क्या हैं, एलिमेंट हैं। क्यों एलिमेंट हैं, क्योंकि ये सेट ए के अंदर आ रहे हैं। तो ए क्या है, अपने आप में एक यूनिट है। यूनिट मतलब एक सेट है, यहाँ पर सारी फैसिलिटी मिल रही है। तो इसी को हम कहते हैं इकाई। तो उसी प्रकार सेल है जो अपना सारा काम खुद कर लेती है। सेल का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। इसीलिए सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कई बार इसको सेल बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी भी इसको कहते हैं। अब बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की और कैसे खोजी गई। तो कोशिका की खोज कोशिका की खोज तो कोशिका की खोज मतलब सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने की। ये मृत कोशिका की खोज थी। मृत कोशिका, मरी हुई कोशिका, डेड सेल। उसके बाद 1683 में जीवित कोशिका की खोज एंटोनी बॉन लियू बेनहॉक ने की। किसने की, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी बॉन लियू बेनहॉक ने की। एंटोनी लियू बेन ने यह खोज 1683 में की। अब हम देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, मतलब कि कोशिका काम कैसे करती है। तो कोशिका सिद्धांत खोज के बाद कोशिका सिद्धांत
कोशिका सिद्धांत जर्मन पादप वैज्ञानिक स्लाइडेन तथा जंतु वैज्ञानिक स्वान ने 1838 से लेकर 1839 में दिया। इन्होंने बताया कि जो जंतुओं की कोशिकाएं, जो जीवों की कोशिकाएं होती हैं, वो जीव का शरीर बनाती हैं। अगर हम ये कहें कि जो कोशिका होती है ना, कोशिका तो क्या करती है, पूरा शरीर बनाती है। मतलब कि पूरे शरीर में कोशिका ही कोशिका पाई जाएंगी, लाखों करोड़ों असंख्य संख्या में। तो इन्होंने बताया कि जंतुओं का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या बताया इन्होंने कि इंसान हो या कोई जीव हो, कोई पौधा हो, तो उन सब का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार छोटी छोटी कोशिका से क्या बना, छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बना शरीर। जिस प्रकार बूंदियों से मिलकर बनता है लड्डू, जिस प्रकार बूंदियों से मिलकर क्या बनता है, लड्डू, उसी तरह से छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के जीव का शरीर बनाती हैं। इसको अब देखो ऐसे समझते हैं कि जब हम मकान बनाते हैं, मकान मतलब घर, तो सबसे पहले उसमें किसकी ज़रूरत होती है, ईंट की। नंबर एक क्या चाहिए, ईंट चाहिए। ईंट के बाद क्या चाहिए, क्या बनेगी, ईंटों को मिला करके दीवार बनेगी। दीवार से क्या बनेगा, एक कमरा बनेगा। कमरे से क्या बन जाएगा, पूरा एक घर बन जाएगा। घर कहिए या फिर मकान कहिए। ईंट से दीवार बनी, दीवारों से कमरा बना, कमरा से घर बन गया। उसी तरह शरीर जो होता है वो कैसे बनता है, तो ये कोशिका, तो कोशिका किसका काम कर रही है, ईंट का काम कर रही है। ईंट, कोशिका, समान कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी, ऊतक बनाएंगी। ऊतक को टिश्यू कहते हैं, इस कोशिका को सेल कहते हैं। और समान ऊतकें मिलकर अंग बनाएंगी, जैसे कि ब्रेन हो गया, आमाशय हो गया, लेग्स हो गए। और अंग मिलकर के क्या बनाएंगे, आपका शरीर बनाएंगे। तो ये कई सारे अंग मिलकर शरीर बनाते हैं, कई सारे ऊतक मिलकर अंग बनाती हैं, कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स आपके। अब हम बात करेंगे कि धरती पर सबसे छोटी
कोशिका कौन सी है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। अगर हम कोशिका बड़ी की बात करें, बड़ी तो बड़ी होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। छोटी की बात करें, सबसे छोटी कोशिका पूरी धरती पे जितने भी जीव पाए जाते हैं अभी तक खोजी गई, वो है एक माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म जीवाणु होता है एक माइकोप्लाज्म। जिसका नाम माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकुमा होता है, मतलब कि गैलीसेप्टिकुमा। गैलीसेप्टिकुमा होता है। इस जीव की या जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी होती है। अब हम बात करेंगे मानव में सबसे छोटी कोशिका के बारे में। हम ओवरऑल धरती पर सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है जीवों में वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, और सबसे छोटी जो कोशिका पाई जाती है वो है जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकुमा। अब हम देखेंगे मानव में, मानव के अंदर स्त्री पुरुष सभी आते हैं। आप सभी ये बात जानते होंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मानव में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, नंबर 2 सबसे छोटी कोशिका, नंबर 3 सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। देखिए, तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है मानव में वो ओवम होती है। ओवम ये फीमेल में पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवम। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है मानव में वो होती है मेल में स्पर्म। स्पर्म जिससे आप हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं। नंबर 3 सबसे लंबी जो कोशिका होती है मानव में वो है ब्रेन में पाई जाती है, न्यूरॉन। तो ब्रेन में हमारा जो तंत्र है न्यूरॉन, वो मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका होती है। कोशिकाओं की विशेषता यह है
कोशिकाओं की विशेषता यह है कि कोशिकाओं में विभाजन, पुनर्निर्माण जिसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, पाया जाता है। अगर शरीर के किसी अंग में चोट लग जाए तो वो चोट अपने आप ठीक हो जाती है। हल्की पतली चोट हुई तो जो पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन जिसको कहें या पुनर्निर्माण कहें, सबसे अधिक पुनर्निर्माण या विभाजन सबसे अधिक जो होता है वो होता है हमारे लीवर में। लीवर में कोई चोट लग जाए, कट जाए, पिट जाए, ये कोशिका विभाजन करके वहाँ पे नई कोशिकाओं को जन्म दे देता है और जल्दी से ये चोट ठीक हो जाती है। जो सबसे कम कोशिका विभाजन होता है वो होता है हमारे ब्रेन में। ब्रेन की किस कोशिका में? ब्रेन में, क्योंकि ये न्यूरॉन तंत्र का तंत्र में न्यूरॉन सेल सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। अगर हमारे न्यूरॉन में, अगर ब्रेन में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो ब्रेन हैमेज, ब्रेन डेड हो जाता है। अब हम देखेंगे कोशिका कैसे बनती है, कोशिका की स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो जो स्ट्रक्चर होती है सेल की वो कुछ इस तरीके की होती है। इसके एक झिल्ली पाई जाती है, एक दीवार झिल्ली, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कोशिका बॉल की या सेल बॉल। इसको कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या होता है? क्योंकि पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो ऊपर से खुरदरी होती हैं, ऐसे 2 लेयर पाई जाती हैं कोशिका भित्ति। इसमें क्या है, यह कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों यानी कि पादपों में ही पाई जाती है। पादप में ही पाई जाती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है, यह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज, तो हर एक प्रकार की लकड़ी के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। कागज़ में सेलुलोज पाया जाता है, आपका नोट में सेलुलोज पाया जाएगा। जैसे आप नोट कहते हो 1000 के, 500 रुपये के, 2000 के। हालांकि अब
1000 रुपये के नोट बंद हो चुके हैं। कपड़े, ऊन, वस्त्र सब सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज मानव में नहीं पाया जाता, बल्कि मानव के शरीर में ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज अभी पढ़ेंगे, ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। सेलुलोज क्यों नहीं पाया जाता इंसान के शरीर में? क्योंकि ये मानव को पचता नहीं है, यह डाइजेस्ट नहीं होता है ह्यूमन बॉडी में। एक बात ध्यान रखें कि जो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है, वह जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे बाद में, पेप्टिडोग्लाइकन क्या है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कोशिका झिल्ली। तो इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है या कोशिका झिल्ली होती है, यह एक पतली परत होती है जिसके अंदर बहुत सारे अवयव पाए जाते हैं, जैसे कि दिस इज सेल। ये तो ऐसी बनी है उल्टी सीधी। ये पतली परत ये क्या हो गई, इसके अंदर पाए जाने वाली झिल्ली। अब ये क्या हो गई, ये जो पादप में पाई जाती है, ये हो गई आपकी कोशिका भित्ति, जिसको आप सेल वॉल कहते हैं। इसके अंदर जो अवयव पाए जाते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, बिक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंटी रेडिकुलम, एंडोरेडिकुलम कहते हैं इसको, राइबोसोम, न्यूक्लियस और लाइसोसोम। ये इसके अवयव पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। हालांकि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की बनी होती है, लेकिन 99% इसमें प्रोटीन ही पाया जाता है। प्रोटीन को वैसे भी आप सभी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। कुछ जानवर या जीव ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जैसे मानव। कुछ ऐसे होते हैं जीव जिसमें 2 कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, डबल कोशिका झिल्ली कह सकते हैं आप, जैसे
कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब हम बात करेंगे कोशिका के अवयवों की। तो कोशिका के कौन कौन से अवयव हैं, तो उसके बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर चुके हैं जो कोशिका के बाहर वाले पार्ट की। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप सूत्रकर्णिका के नाम से भी जानते हैं। सूत्रकर्णिका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में, कब? 1886, 1886 में अल्टमैन ने की। अल्टमैन ने की। इसके बाद इसका जो नामकरण किया गया, इसका नामकरण बेंडा ने किया। इसका नामकरण बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया रखा। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर का एक छोटा सा अवयव होता है। यह सभी कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है, क्योंकि सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। आपने पहले भी देखा है, स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि प्रत्येक जीव का पूरा शरीर अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया देती है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, जब हम कभी सांस लेते हैं तो वो सांस जो हवा होती है ऑक्सीजन, तो हमारे फेफड़ों में जाती है, मतलब कि लंग्स में। लंग्स क्या करता है? उस हवा को फिल्टर करता है। फिल्टर करके ऑक्सीजन को स्टोर कर लेता है और बाकी विषैली गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, बहुत सी गैसों को बाहर कर देता है। जब ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में स्टोर होती है, वह खून में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन की मदद से सभी अंगों तक चली जाती है। जब कभी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमें चक्कर आने लगते हैं, झुंझुनाहट होती है, चींटी सी खाने लगती हैं, बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। जो महिलाएं होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है। इसी वजह से वो थोड़ी गोरी दिखाई देती हैं। अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस
माइटोकॉन्ड्रिया को मैं मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है O2, उसके अंदर एक साइकिल चलती है। उस साइकिल का नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से इसको क्रेब्स साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस साइकिल की खोज वैज्ञानिक क्रेब्स ने की थी। इस क्रेब्स साइकिल के चलने से 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। मतलब कि 38 ATP का निर्माण होता है। 38 ATP से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है। उस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा जिसको हम कहते हैं कि शरीर में ऊर्जा होगी तभी हम कोई काम कर सकते हैं। अगर फेफड़ों में से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो क्रेब्स साइकिल चलना बंद हो जाएगी। 38 ATP का निर्माण भी नहीं होगा, ग्लूकोज भी नहीं बनेगी, तो इंसान को ऊर्जा नहीं मिलेगी। जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। हाँ, हो सकती है नहीं, हो जाती है। कोशिका के कोशिका के आंतरिक श्वसन का काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है। माइटोकॉन्ड्रिया करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। कोशिका की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग में ऊर्जा का निर्माण होता है। जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम बहुत सारे काम करते हैं।
जैसे कि दौड़ना, पत्थर तोड़ना, पढ़ना, लिखना, बोलना। अगर ऊर्जा का स्थानांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो वहाँ की ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी और दूसरे अंग की ऊर्जा बनी रहेगी। मान के चलो, जब हम दौड़ते हैं तो पैरों की ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी और हम फिर दौड़ नहीं सकते। तो जब हम दौड़ते हैं तो शरीर के बाकी अंगों से ऊर्जा पैरों में आती है, जिसकी मदद से हम दौड़ पाते हैं। जब हम पत्थर तोड़ते हैं तो हाथों की ऊर्जा जब ख़त्म होती है तो बाकी अंगों से ऊर्जा वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर कोई काम हो रहा होता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ऊर्जा मस्तिष्क में आ जाती है। जब बोल रहे होते हैं तो ऊर्जा जीभ में आ जाती है। अगर जीभ की ही ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी तो हमारी जीभ भी लड़खड़ा जाएगी। तो इस वजह से ऊर्जा का स्थानांतरण होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी ये सारी चीज़ें समझे हैं, कल हम कोशिका के बाकी अवयवों के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।